वाले काम में कुछ डाउट है तो पूछिए। रीचा क्लियर हो रहा है? हाँ दीदी। चलो फिर अभी नींद में क्यों? स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लेग्रांज और आइलर का अगर नहीं आता है क्वेश्चन तो यहाँ से आएगा। स्ट्रीमलाइन, स्ट्रीक लाइन, पाथ लाइन। मतलब आप क्या कर रहे हो, इसके अंदर आपके पास फ्लूइड के फ्लो के बारे में बात होगी, ठीक है, कि मूवमेंट कैसे हो रही है उस फ्लूइड की, वो हम देखना चाह रहे हैं। अगर मान लीजिए हम ये कह रहे हैं कि जो फ्लूइड में जितने भी पार्टिकल है वो सारे टेंजेंट के अलोंग जा रहे हैं, जो उनकी मूवमेंट है, तो हो सकता है स्ट्रीम लाइन में चले जाए। पाथ लाइन में क्या होगा कि पार्टिकल का डेफिनेट पाथ हम ट्रेस कर रहे हैं, ठीक है ना, जैसा हमने लेग्रांजियन में भी किया था, चल के पूरा पाथ देख रहे थे। और स्ट्रीक लाइन कहीं ना कहीं इमेजिनरी लाइंस होती हैं। जैसे आपने देखा होगा डाई वगैरह जो यूज करते हैं वो लगाते हैं पहले, लेकिन उसका इम्पैक्ट कब आता है? बाद में आता है, काफी टाइम बाद आता है। ऐसे और भी एग्जांपल ले सकते हो कि जो आप काम अप्लाई तो पहले कर रहे हो लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है बाद में आता है। तो वो सारे किस में जाएंगे? स्ट्रिक्ट इमेजिनरी लाइन। मतलब वो काम पहले हो गया है लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो आपको बाद में दिख रहा है, ठीक है। अब आप पढ़ रहे हो लेकिन उसका इफेक्ट कब दिखेगा आपको? जब एग्जाम्स होंगे, रिजल्ट आएगा। अभी तो मुझे भी नहीं पता कौन कैसा कर रहा है। हाँ, भर देते हैं कि पढ़ के आए हैं, पता नहीं कितना पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये सब जो भी फ्लूइड में अगर हम बात करें, ये तो चलो एक जर्नल एग्जाम्पल है, तो फ्लूइड में डाई वाला एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। वो वाटर के अंदर काम चलता है। तो सबसे पहला आज टॉपिक लेके चल रहे हैं हम, दैट इज स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन, स्ट्रीकलाइन, पाथ लाइन के क्वेश्चंस भी हैं, या तो उधर से क्वेश्चन डेफिनेटली या फिर यहाँ से, दोनों में से एक तो आने ही वाला है, डेफिनेशन या क्वेश्चन। तो स्ट्रीमलाइन की डेफिनेशन क्या है अगर आप ध्यान से देखें? इट इज अ कर्व ड्रॉन इन द फ्लूइड such that the direction of tangent to it at any point coincide with the direction of fluid velocity। मतलब मान लीजिए आपके पास कुछ भी है फ्लूइड, कोई भी फ्लूइड ले लिया हमने। इस फ्लूइड की अगर मैं किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे चलन ले लेते हैं, इस पॉइंट पे अगर मैं वेलोसिटी देखूं तो से क्यू है, तो इसकी जो वेलोसिटी क्यू है ना, इसकी डायरेक्शन जो इसकी टेंजेंट होगी। टेंजेंट कैसे बनती है? जस्ट टच करके जानी चाहिए उस पॉइंट को। तो जो इसकी वेलोसिटी क्यू थी वो इसके टेंजेंट के अलोंग थी, हम ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो जब भी ऐसा होता है कि डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट कोइंसाइड कर जाए वेलोसिटी के साथ, तो वो क्या बनती है? आपकी स्ट्रीम लाइंस बनना शुरू हो जाती है। तो कोइंसाइड करने का मतलब क्या है? दोनों सेम हो गए, या पैरेलल भी लिंक कर सकते हैं, दोनों एक ही पैटर्न से जा रही हैं। तो उसमें क्या होता था? आपका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो बनती है। क्रॉस प्रोडक्ट जीरो कब थी? या तो कोइंसाइड ही कर लो तो भी तो एंगल जीरो हो जाएगा ना, साइन जीरो जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो वेलोसिटी क्यू है और टेंजेंट को हम किससे रिप्रेजेंट ले लिए, दैट इज द टेंजेंट। तो यहाँ से क्यू क्रॉस डी आर क्या आएगा? जीरो आना चाहिए। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो यहाँ वेक्टर लगाना पड़ेगा, जीरो वेक्टर आएगा, ठीक है। तो ये जो स्ट्रीम लाइन है उसकी इक्वेशन इससे स्टार्ट होगी निकलनी, क्यू क्रॉस डी आर इज इक्वल टू जीरो। और ये क्यों लिखा हमने? लॉजिकली जो इसकी डेफिनेशन है उसी से, कि वेलोसिटी जो है वो टेंजेंट के साथ क्या करती है? कोइंसाइड करती है। तो इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगी इनकी? जीरो, ठीक है। तो क्यू हमने यहाँ पे वेलोसिटी का कंपोनेंट लिया है, तो क्यू के यहाँ पे अगर हम कंपोनेंट लिखें दैट इज यू वी डब्ल्यू, जो हम तो पूरी फ्लूइड में हम वेलोसिटी के कंपोनेंट यही लेने वाले हैं, यू वी डब्ल्यू। तो ये हमेशा समझ जाना कि जब भी मैं क्यू का लिखूं तो यू वी डब्ल्यू ही आएंगे उसके कंपोनेंट, एक्स में, वाई में और जेड में। सिमिलरली आर के कंपोनेंट क्या होते हैं? एक्स वाई जेड, तो वही रहने वाले हैं, ठीक है, पूरी फ्लूइड में। अब इसको सॉल्व करते हैं। चलो, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे सॉल्व होती है? अगर ध्यान हो, ऊपर आई जे के, पहले क्यू का लिखेंगे यू वी, फिर आर का डी आर है यहाँ पे, डी एक्स डी वाई डी जेड, क्योंकि यहाँ पे क्या है? डी आर के कंपोनेंट क्या होंगे? डी एक्स आई कैप डी वाई और डी जेड। तो यहाँ से भी इसको सॉल्व करना है, इक्वल टू क्या रखना है? जीरो।
सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करते हैं हम? अगर आई कैप का निकालू तो v इंटू डी जेड माइनस डब्ल्यू इंटू डी वाई, और जे वाला अगर हम निकालेंगे तो जे वाला देखो ऐसा तो नेगेटिव है, अगर यहाँ से आ जाओगे तो यहाँ से आ चल पड़ो, डब्ल्यू डी एक्स माइनस यू डी जेड प्लस यहाँ पे क्या आएगा के वाला क्या आ जाएगा यू डी वाई माइनस वी डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब जीरो वेक्टर मतलब जीरो आई कैप, जीरो जे कैप, जीरो के कैप। अब लाइक टर्म्स को कंपेयर करो, आई कैप वाले को आई कैप से करेंगे तो ये जीरो आएगा, ऐसे तीनों जीरो आ जाएंगे। यहाँ से क्या अप्लाई हो गया आपका v डी जेड माइनस डब्ल्यू डी वाई इज इक्वल टू जीरो, डब्ल्यू डी एक्स माइनस यू डी जेड इज इक्वल टू जीरो, यू डी वाई माइनस वी डी एक्स इज इक्वल टू। तो यहाँ से आपका आया क्या, अगर हम ध्यान से देखें v डी जेड इज इक्वल टू डब्ल्यू डी वाई, और इसमें ऐसे भी लिख सकते हो डी जेड बाय डी वाई, ये नीचे आया तो ये इधर जाएगा w बाय मतलब z के लिए w वाला, y के लिए v वाला। अगर हम ध्यान से थोड़ा सा रिलेशन देखें, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं डी जेड बाय डब्ल्यू डी वाई बाय वी, ये भी लिख सकते हैं कि z के बाय में w आ गया, अब बन गई सही सिमेट्री। ऐसे y के बाय में v आ गया, ऐसे ही होता है ना, ये x y z तो r का हो गया, u v w किसका हो गया q का। तो x के बाय में u, y के बाय में v और z के बाय में w चाहिए था हमें, मतलब एक सिमेट्री बनानी है। तो यहाँ से z और y का निकला है। अब एक काम करो, किसी और एक से अगर हम निकालेंगे, अगर मैं इसको सॉल्व कर दी हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा डी एक्स बाई यू इज इक्वल टू डी जेड बाई डब्ल्यू, सॉल्व करके देखना यही आ जाएगा। और ऐसे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा डी वाई बाई वी इज इक्वल टू डी एक्स बाई यू। क्लियर है ये बात? तो तीनों से अगर आप मिला के देखेंगे, ये डी जेड बाई डब्ल्यू, ये भी डी जेड बाई डब्ल्यू, यहाँ डी वाई बाई वी आ रहा है डी एक्स बाई यू, अगर ये इसके इक्वल है और ये वाला भी इसी के इक्वल है तो ये आपस में भी इक्वल हो जाएंगे, डी एक्स बाई यू, और वो यहाँ पे आया ही हुआ। तो तीनों इक्वेशन का कहीं ना कहीं लिंक है। तो तीनों को अगर हम मिलाएंगे तो सिंगल इक्वेशन क्या आई है तीनों को मिलाने से, डी एस बाई यू डी वाई बाई वी डी जेड बाई, ये आपका सिंगल आ गया। तो जब भी आपको स्ट्रीमलाइन निकालनी हो, आपके पास वेलोसिटी के कंपोनेंट दे रखे होंगे एक वेक्टर क्वांटिटी, तो आपको जस्ट उन कंपोनेंट को नीचे रखना है, क्या बन जाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिफरेंशियल इक्वेशन बनते ही सोल्व करना, शायद आपको याद होगा हम ओडी की बुक में सॉल्व करते थे, या तो पहले दो ले लो, ये वाले दो ले लो, जो दोनों से सोल्यूशन आता है उसको कंबाइन करके लिखते थे u इज इक्वल टू फाइव ऑफ v, ऐसा कुछ याद है कुछ, कि डिफरेंशियल में सॉल्यूशन कैसे निकालते थे। जैसे क्वेश्चन से अगर हम चले यहाँ पे, मैम एक बार जो क्रॉस प्रोडक्ट है उससे पहले की डेफिनेशन थोड़ा फिर से एक्सप्लेन कर दो, आवाज तो ठीक है। तनु कहाँ पे कह रहे हो, मुझे भी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। मैम जो क्रॉस प्रोडक्ट आपने करवाया है इससे पहले डेफिनेशन में, इससे पहले क्या कहा था हमने? यस मैम। चलो, क्रॉस प्रोडक्ट से पहले देखो हमने जो स्ट्रीमलाइन की डेफिनेशन बताई थी। स्ट्रीमलाइन होता क्या है, जब आपके जो पार्टिकल की वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन टेंजेंट के अलोंग हो। जितने भी आप पार्टिकल उठाओगे हर एक की वेलोसिटी देख रहे हो, तो क्या होना चाहिए आपका, हर एक की वेलोसिटी टेंजेंट के अलोंग होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर टेंजेंट के अलोंग है तो ही हम उसे स्ट्रीमलाइन कहेंगे। अब अलोंग मतलब एक तरीके से कोइंसाइड ही कर गई, उसी के सेम डायरेक्शन में जा रही है, सेम वे से जा रही है। तो कोइंसाइड में क्या होता है, साइन जीरो जीरो हो जाएगा, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आने वाली है। तो हमने यहाँ पे क्यू क्रॉस, क्यू तो हो गया वेलोसिटी, क्रॉस डी आर, डी आर मतलब टेंजेंट। तो वेलोसिटी और टेंजेंट को आपने क्या कर दिया, आपस में कोइंसाइड दिखाया था, इसीलिए वेलोसिटी इंटू टेंजेंट करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। तो यहाँ से हमने अपना आर्टिकल स्टार्ट किया, डेफिनेशन से लेकर उसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लेके आए हैं। ठीक है, ओके चलिए आगे देखते हैं अब। अच्छा, इसमें जो मैं बताना चाह रही थी कि आपको वेलोसिटी किस तरीके से, तो अगर हमने मान लीजिए जैसे इन्होंने दिया हुआ है कि इन द फिगर इफ q1 q2 qn, हमने ले लिए वेलोसिटी एट पॉइंट p1 p2 pn, ये मैंने पॉइंट कंसीडर किए हैं p4 अप टू जितने भी पॉइंट्स मैं ले रही हूँ, चलते जा रहे हैं। ठीक है, तो इन पॉइंट्स पे हमने क्या कहा, वेलोसिटी से इस पे है q1, अब जो भी वेलोसिटी की टेंजेंट के लोग होंगी,
ऐसे इसकी भी टेंजेंट के लॉग होगी, ये भी टेंजेंट के लॉग, सभी के आपको टेंजेंट के लॉग बनाने, क्योंकि हम किस केस को पढ़ रहे हैं, स्ट्रीमलाइन। तो जब भी स्ट्रीमलाइन याद कर लेना टेंजेंट के लॉग, जितने भी पार्टिकल हम ऐसे बनाते गए। तो जब आपने इनको ज्वाइन किया है, अगर ये बहुत ही पास पास होंगे, जैसे P1 P2 बहुत पास पास है मान लो, तो ये क्या बन जाएगी, स्ट्रेट लाइन वाला वे नहीं आ जाएगा। जैसे आप देख भी रहो, धीरे धीरे मैं जितना डिस्टेंस क्रॉस करूंगी बिल्कुल ऐसे आ जाएगा, तो स्ट्रेट लाइन बनती जाएंगी, है ना। तो यहाँ पे वही है कि स्मॉल स्ट्रेट लाइन बन जाएंगी, जिनको इकट्ठा हम क्या कह सकते हैं, अप्रोक्सीमेट फॉर्म ऑफ स्ट्रीम लाइन। तो एक ये स्ट्रीम लाइन बन गई अप्रोक्सीमेट फॉर्म, ये पूरी के डेरिवेटिव लेने के लिए 2 पॉइंट वैसे नियर लेने पड़ेंगे। हाँ नियर लेने पड़ेंगे, और नियर लेते ही वो स्मॉल बन जाएगा बिल्कुल डिस्टेंस। स्मॉल बनते ही जो आपको कर्व होती है क्या दिखने लग जाती है, स्ट्रेट लाइन दिखने लग जाती है। जैसे आप कर्व, कोई भी कर्व है, सही कर्व है, अब मैं इसके डिस्टेंस को जितना स्मॉल करूंगी उतना ही वो स्ट्रेट लाइन की तरफ जाएगा। अगर मैं ऐसे कर दूंगी बिल्कुल, इतना ही डिस्टेंस लेना है या इतना डिस्टेंस लेना है, तो ये स्ट्रेट लाइन की तरह लगने लग जाता है एक पॉइंट के बाद। तो हमने इतना स्मॉल किया है, इन्फाइनाइटली स्मॉल डिस्टेंस को हमने मिलाया है। तो मिलाते 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 सारे पार्टिकल की जब हम मिलाएंगे, तो जो लाइन आ रही है, इस लाइन को हम क्या कहेंगे, स्ट्रीम लाइन। ठीक है, ये क्या है, स्ट्रीम लाइन है आपकी। क्लियर है। चलिए, तो इसका क्वेश्चन करने जा रहे थे हम। क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं है, लेकिन मैं आपको दे रही हूँ क्वेश्चन अभी थोड़ा सा। जो ये वाला क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 5th है आपके में, क्या है ये, u इज इक्वल टू एक्स बाय 1 प्लस टी, है ये क्वेश्चन बुक में, तुमने कॉपी कराया है ना, है यहाँ पे, ये रहा, ये वाला एग्जाम्पल नंबर 3 एग्जाम्पल के नाम से आपके उसमें यही बता दो, कोई बात नहीं। अच्छा, तुम्हारे दूसरे हैं, ये कौन से हैं, अच्छा जांगड़ा वाले लेके आए हो, चलो कोई बात नहीं, उसमें से वो देख लिया करो कौन कौन से एग्जाम्पल है, टिक कर लिया करो, ठीक है, वही वही कर लो। एग्जाम्पल में दे रखे आपको फाइंड द स्ट्रीम लाइन्स, है ना, एंड पाथ लाइन। तो अभी हम स्ट्रीम लाइन निकाल रहे हैं फॉर द वेलोसिटी कंपोनेंट, सुबह सुबह ना एक आधा तो ऐसे निकलता ही है। चलिए, तो क्वेश्चन में बोले फाइंड द स्ट्रीम लाइन वेयर वेलोसिटी कंपोनेंट आर गिवन बाय दिस, ये u है, ये v है, ये w। तो हम कैसे निकाल रहे थे वेलोसिटी कंपोनेंट, क्या कहा था हमने, क्या है आपके पास स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन, dx by u, dx by u, dy हाँ, by v and dz by w. dw बाय z। तो रख दीजिए, बस सिंपल सवाल है। u रखेंगे अगर हम x बाय 1 प्लस टी, y की जगह मतलब v की जगह y और z की जगह w। अब एक तो सीधा निकल रहा है ना, यहाँ से कैसे सॉल्व करते थे हम इसको, यहाँ पे जो dw बाई 0 है, ये क्या इम्प्लाई करता था, w इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ से डायरेक्ट हो जाता था इस वाले से कि dw इज इक्वल टू 0 हम कंसीडर कर सकते हैं, पैरेलल टू 0, और dw 0 लिखना मतलब w इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो दीदी एक तो z निकल गया इक्वल टू w इज इक्वल कांस्टेंट टू आएगा कॉन्स्टेंट, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे दीदी। दूसरा देखें, इन पहली दो इक्वेशन में अगर मैं देखूं, ये सिर्फ और सिर्फ y का फंक्शन है, ये x और t का है, लेकिन यहाँ पे t का कोई लेना देना इतना है नहीं खास, t हम एज ए कांस्टेंट ट्रीट कर सकते हैं। यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव्स देखना चाह रहे हैं ना, dx बाय एक्स 1 प्लस टी ऊपर आ जाएगा, dy बाय y। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, दोनों तरफ इंटीग्रेट करना पड़ेगा x निकालने और y के लिए। इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा, 1 प्लस टी तो एज इट इज log x इज इक्वल टू log y, और कांस्टेंट ले लेते हैं c1, c ऑलरेडी लेके। हाँ, किसी को डाउट है, हाँ किसी को डाउट है, माइक ओपन है, माइक ओपन है, उसने खुद ही बंद कर लिया। चलो, माइक भाई थोड़ा ध्यान रखा करो, किसी किसी का माइक ओपन होने से आवाज डबल होके आने लग जाती है, तो जब नेसेसरी हो। रेशम, तुम्हारे माइक में आज ऐसा हो रहा है, अगर ऐसा होता है तो एक बार लीव करके दोबारा एंटर कर जाया करो, ठीक है। चलिए, यहाँ पे अब log का है, ये log के पावर में चला जाएगा 1 प्लस टी, ये लोग दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, log a प्लस log b क्या होता है, a इंटू बी,
ठीक है, हेलो अब दोनों तरफ लॉग बस। हाँ दीदी। ठीक है, हाँ बोलो। दीदी ऊपर z इक्वल टू कांस्टेंट आना चाहिए, w इज इक्वल टू कांस्टेंट क्यों होगा? यहाँ पे हाँ डी डब्ल्यू चल रहा है ऊपर आपका। dw अच्छा थोड़े। डी जेड, हाँ जी। डी जेड ठीक है, फिर तो जेड आएगा जो भी मतलब ऊपर है। यहाँ पे डी एक्स डी वाई डी जेड। यस 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 बिल्कुल। बाकी सो रहे हैं भाई, आज तो साथ वाले भी सो रहे हो जो आए हो, क्या चक्कर है? मेरा फोकस तो ठीक है, तुम्हारे पे भी हो गया, इन पे भी हो गया, दो दो जगह हो गया। लोग का अगर हमें खत्म करना है दोनों तरफ क्या करेंगे? एक्सपोनेंशियल ले लेंगे या एंटी लॉग, दोनों से बात बन जाएगी। तो एंटी लॉग लेंगे, ये खत्म, एक्स वन प्लस टी या वाई इंटू सी। तो यहाँ से आपका जो C1 की वैल्यू है हम ये कह सकते हैं एक्स वन प्लस टी वाई वाई, मतलब ये भी एक इक्वेशन आ गई है। और एक इक्वेशन आपकी क्या आई है? z इज इक्वल टू सी या फिर C2 जो आया था। अब इसके अंदर ये आपका क्या आ गया? स्ट्रीमलाइन आ गया, बस खत्म। अगर हम देखें दैट इज आर रिक्वायर्ड स्ट्रीमलाइन। लेकिन स्ट्रीमलाइन अगर आपने देखा हो तो हम पर्टिकुलर पॉइंट्स पे निकालते हैं। एक पॉइंट की वेलोसिटी उसकी टेंजेंट के अलॉन्ग होनी चाहिए, यही देख रहे थे हम, पॉइंट वाइज चल रहे थे। पूरे फ्लो की तो बात नहीं की हमने, कहा जिस भी पॉइंट पे हम वेलोसिटी देख रहे हैं उस पॉइंट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर अगर मैं बात करूं, यहाँ पे टाइम एक गिवन इंस्टेंट पे बात होती है, एक सिंगल टाइम पे हम देखते हैं। तो गिवन इंस्टेंट हम टी इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं? टी नॉट। तो फाइनल आंसर में टी को क्या पुट कर दो? टी नॉट, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड स्ट्रीमलाइन। क्योंकि यहाँ पे हम सभी टाइम पे बात नहीं कर रहे, ऑल टाइम पे, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बात कर रहे हैं। अगर आप देख रहे हो जो डेफिनेशन थी हमने करी थी, स्ट्रीमलाइन क्लियर हुआ ना कैसे निकालते हैं? देखो डेफिनेशन स्पेशली लिखा हुआ है, it is a curve drawn in the fluid such the direction of tangent to it any point coincide with the direction of fluid velocity at that point at any time t। हमने ये ले ली velocity this fluid, then the direction ratio of tangent dr और velocity p ले ली सेम डायरेक्शन। तो इन्होंने कहीं पे भी लिखा कि हम सभी टाइम को कंसीडर कर रहे हैं। तो कब कहाँ पे हुआ? एट एन इंस्टेंट टी। ठीक है, और ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? स्ट्रीमलाइन। पाथ लाइन में क्या होगा आपका? एट एन इंस्टेंट नहीं होगा। दोनों को ना एक तरीके से माइंड में रख के चलो कि जो आपने स्ट्रीमलाइन की है वो कहीं ना कहीं सिमिलर है जो हमने आइलर मेथड कल किया था। ठीक है ना? क्योंकि क्या कर रहा है? मोशन ऑफ ईच पार्टिकल निकाल रहा है, एट गिवन इंस्टेंट निकाल रहा है, एट ए गिवन इंस्टेंट। वही कल आइलर में हुआ था। ठीक है, और पाथ लाइन में क्या होने वाला है आपका? लैग्रांजियन वाला काम, कि हम एक पार्टिकल के फ्लो को पूरा स्टडी करेंगे कि कहाँ कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। तो पाथ लाइन की डेफिनेशन क्या आने वाली है आपके पास कि यहाँ पे आप वो कर्व देखना चाह रहे हैं जो फ्लूइड पार्टिकल ट्रेस कर रहा है अपनी मोशन में। से मैंने वाला पार्टिकल लिया, तो ये पार्टिकल यहाँ से चला, ये कहाँ कहाँ जा रहा है वो हम पाथ ट्रेस करना चाह रहे हैं। तो पाथ ऑफ द पार्टिकल्स आर कॉल्ड पाथ लाइन। अगर सिंपल सी लैंग्वेज हम बात करें, द कर्व ट्रेस बाय फ्लूइड पार्टिकल ड्यूरिंग देयर मोशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ आपका? इसमें क्या किया हमने? मोशन ऑफ गिवन पार्टिकल एट ईच इंस्टेंट, एक गिवन पार्टिकल की हर टाइम पे वो कहाँ कहाँ जा रहा है वो हमने देखा है। ठीक है, तो क्या बनेगी? पाथ लाइन बनेगी। तो मोशन एट ईच इंस्टेंट हम कह रहे हैं, तो मोशन हम किससे देखते हैं? जस्ट वेलोसिटी तो चाहिए, मतलब वेलोसिटी dr बाय dt होता है इज इक्वल टू q। तो इसकी एक्सप्रेशन यहां से हमें शुरू करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल के आता है? अगर आपको ये याद हो, हमने फर्स्ट डे भी कंपेयर किया था वेलोसिटी वाले आर्टिकल में ही, dx बाई dt आई का कंपोनेंट आएगा यहाँ से आई का कंपोनेंट u, ऐसे यहाँ से आई का कंपोनेंट dv बाई dt, यहाँ v, और dz बाई dt w। ये वाली जो इक्वेशन होगी ये क्या दे के जाएगी आपको? पाथ लाइन। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी, इस इक्वेशन से आपका जो आंसर है x भी t की फॉर्म में निकलेगा, y भी t की फॉर्म में निकलेगा और z भी t की फॉर्म में निकलेगा। लेकिन जब भी आप पाथ निकालते हैं किसी भी चीज का, तो पाथ में क्या होता है? t एलिमिनेट करना पड़ता है, क्योंकि हम हर इंस्टेंट पे बात कर रहे हैं। आपकी बात एक सिंगल टाइम t इज इक्वल टू टी नॉट आप पुट नहीं कर सकते यहाँ पर। यहाँ क्या करना पड़ेगा? किसी भी तरीके से तीनों इक्वेशन से t को एलिमिनेट करना पड़ेगा, तब आपकी फाइनल इक्वेशन आएगी। ठीक है, तो अब एक बार थोड़ी सी डेफिनेशन पे चलते हैं। तरीका यही है जो मैंने लिख दिया, ये शॉर्ट बताया है जो भी है। अब एक बार डेफिनेशन पे चलते हैं। देखो
अगर टाइम इंडिपेंडेंट है ना, अगर स्टडी फ्लो है, मान लो स्टडी फ्लो क्या था, जो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा था, तो आपका क्या होगा कि फ्लो टाइम के साथ वेरी ही नहीं करेगा। टाइम इंडिपेंडेंट है जो चीज, तो फ्लो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा टाइम के साथ, तो दोनों चीजें सेम हो जाएंगी, स्ट्रीमलाइन और पाथ लाइन। उस केस में तो क्या होगा, जो पाथ ऑफ पार्टिकल होगा वो कोइंसाइड कर जाएगा स्ट्रीमलाइन के साथ। पहली लाइन आपकी यही लिखी हुई है, व्हेन द फ्लूइड मोशन इज स्टडी सो दैट द पैटर्न ऑफ फ्लो डज नॉट वेरी विद टाइम। जो पैटर्न ऑफ फ्लो टाइम के साथ वेरी ना करे, तो पाथ ऑफ फ्लूइड पार्टिकल कोइंसाइड विद द स्ट्रीमलाइन। लेकिन अगर हम अनस्टडी मोशन का केस लेंगे, अनस्टडी मतलब टाइम के साथ फर्क पड़ रहा है, तो क्या होगा, फ्लो पैटर्न भी टाइम के साथ चेंज होगा, और उस केस के अंदर पाथ ऑफ पार्टिकल कोइंसाइड नहीं करेगा स्ट्रीमलाइन के साथ। तो पहली दो लाइन तो आपकी यही है सिर्फ, ठीक है। अब कह रहा है लेकिन चाहे वो कोइंसाइड ना करे, लेकिन एक ऐसा पॉइंट जरूर आएगा, एक ऐसा पॉइंट जरूर आएगा मोशन के अंदर। एक जनरल थ्योरी बता रहा है कि जो कर्व फ्लूइड ने ट्रेस किया ना पार्टिकल ने, वो किसी एक सिंगल पॉइंट पे मतलब टच कर सकती है पाथ लाइन को। स्ट्रीमलाइन पाथ लाइन आपस में किसी पॉइंट पे टच कर सकती है, हम ये कह रहे हैं। मतलब जनरल थ्योरी ये कहती है कि दोनों किसी ना किसी पॉइंट पे एक बार इंटरसेक्ट कर सकती हैं, स्ट्रीमलाइन पाथ लाइन। अब वो बिल्कुल ही कोइंसाइड कब करेगी, जब टाइम से इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। टाइम पे डिपेंडेंट है तो सिर्फ किसी एक बार वो टच करके चली जाएगी, एटलीस्ट वन टाइम, ज्यादा बार भी कर सकती है। ये तो जर्नल थ्योरी बता रही है कि दोनों किसी ना किसी एक टाइम पे मिलते हैं। कैसे मिलते हैं, क्योंकि वो क्या है आपका, अगर आपको याद हो आइलर मेथड में हम एक जगह पे खड़े थे, लैग्रांजियन वाला घूम रहा था, वो घूम रहा है तो घूमते घूमते उस एक पॉइंट पे भी तो कभी आएगा। अब आप घूम रहे हो उसी एरिया में, उसी एरिया में एक बंदा खड़ा है, तो क्या आप उससे जाके मिलोगे नहीं, एक बार तो मिलोगे, एक बार तो टच करोगे। तो वही यहाँ पे थ्योरी आपको लगानी है खुद से रिलेट करके, ठीक है। तो यहाँ पे वही है कि जो आपकी स्ट्रीमलाइन चल रही है वो एक ना एक बार, पाथ लाइन तो घूम रही है ना, जो पाथ लाइन पूरे पार्टिकल को ट्रेस करी हर टाइम पे, तो एक टाइम जो वो पर्टिकुलर इंस्टेंट पे है आपके पास स्ट्रीमलाइन, वहां पे तो मिलेगी ना वो जाके, तो कम से कम एक बार तो उनका मिलना होगा ही होगा। तो यही बात चल रही है यहाँ पे। जो पहली तीन लाइन थी कि अगर स्टडी फ्लो है, टाइम के साथ डिपेंडेंट नहीं हो रहा है, तो इस केस में स्ट्रीमलाइन पाथ लाइन दोनों सेम हो जाएंगी। अगर अनस्टडी फ्लो है तो पैटर्न वेरी करेगा, बिल्कुल सेम तो नहीं होंगी, लेकिन स्ट्रीमलाइन टच जरूर करेगी पाथ लाइन को एक पॉइंट पी पे। इनफाइनाइट स्ट्रीमलाइन पाथ लाइन हो सकती है किसी भी फ्लूइड कर्व में। अगर आप सारे पार्टिकल्स को लेके चलने लग गए तो उतने जितने पार्टिकल होंगे उतनी पाथ लाइन बना दोगे आप। पाथ लाइन एक सिंगल पार्टिकल को लेके चल रही है, उसके मोशन को, उसके पाथ को ट्रेस कर रही है हर टाइम पे। स्ट्रीमलाइन क्या कर रही है कि हर पॉइंट पे टेंजेंट को पैरेलल कर रही है एक गिवन इंस्टेंट पे, टाइम फिक्स है। दोनों में डिफरेंस हो गया ना, उसमें क्या एक टाइम फिक्स है, टाइम फिक्स क्या बेसिकली इनफाइनाइट निकाल सकते हैं किसी भी फ्लूइड में। हाँ निकाल सकते हो, जितने पार्टिकल उठाओगे उतनी पाथ लाइन बना दोगे। और उसमें तो वैसे स्ट्रीमलाइन में तो वैसे ही आपके बहुत सारे पार्टिकल उठाए तब जाके स्ट्रीमलाइन बनी, ठीक है। स्ट्रीमलाइन एक आपकी सिंगल जो पूरे उसको रिप्रेजेंट कर रही है एक पर्टिकुलर टाइम पे, लेकिन उसमें अगर मैं टाइम को वेरी कराना शुरू कर दूं, किसी T0 पे एक स्ट्रीमलाइन निकल आई, देन T1 पे दूसरी स्ट्रीमलाइन निकल आई, देन T2 टाइम पे तीसरी, वहां टाइम के अकॉर्डिंग बहुत सारी स्ट्रीमलाइन बनेगी। और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल के अकॉर्डिंग बहुत सारी पाथ लाइन बन जाएंगी। पार्टिकल पार्ट ट्रेस कर रहा है तो एक पाथ लाइन बन गई हर टाइम पे। तो दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ है। नीचे रिमार्क दे रखा है, इस रिमार्क से आपको और क्लियर होगा। स्ट्रीमलाइन गिव द मोशन ऑफ ईच पार्टिकल एट अ गिवन इंस्टेंट एंड whereas path line give the motion of given particle at each instant। क्लियर हुई है लाइन? पढ़ो एक बार खुद से देखो। शिवांगी क्लियर हो रहा है? यस मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। देखो ये तो हमने डेफिनेशन पढ़ ली, डिफरेंशियल इक्वेशन भी निकाल ली, dx by dt is equal to u, dy by dt is equal to v, dz by dt is equal to w। अब हमने किया क्या है इस आर्टिकल में कि हमारी जो पाथ लाइन है वो हम हर टाइम पे ऑब्जर्व कर रहे हैं। एक पार्टिकल है उसी के पीछे चल पड़े हैं, तो जब तक चल रहे हैं वो टाइम हो रहा है आपका इंक्लूड। तो टाइम
जीरो पे आप चले हो, मान लो जब टाइम इनिशियल टाइम तब जीरो लोगे। तो मान लो जो हमने ये पाथ लाइन ट्रेस की है ना, तो यहाँ पे जो टाइम जीरो था, इनिशियली वो पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट पे था, मान लो वन टाइम क्या था, जीरो। ऐसे ही आगे चलते गए तो जर्नल पॉइंट हमने लिया एक्स वाई जेड एट टाइम टी पे लिया। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो हमारा यहाँ से आंसर निकलेगा उसमें हम ये इनिशियल कंडीशन पुट कर सकते हैं। टी को जीरो पुट करेंगे, एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट पुट करेंगे एक्स वाई जेड की जगह पे। तो उससे फायदा क्या होगा, जो तीन इक्वेशन को आप सॉल्व कर रहे हो उसमें C1 C2 C3 आएगा इंटीग्रेट करते ही। ये पुट करते ही C1 C2 C3 की वैल्यू निकल जाएगी। हमेशा होता है ना कि जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को रिमूव करने के लिए हमें एक कंडीशन चाहिए होती है। तो यहाँ पे जो मुझे कांस्टेंट रिमूव करना है C1 C2 C3, जैसे मैं इनिशियल कंडीशन पुट करूंगी मेरे क्या गायब हो जाएंगे, कांस्टेंट खत्म हो जाएंगे। किसकी फॉर्म में आंसर आ जाएगा, C1 C2 C3 को ये रिप्लेस कर लेगा जो नॉन है हमारे पास, एक्स नॉट वाई नॉट जेड, ये नॉन है। तो जो हमारी फाइनल आंसर आएगा, जो एक्स निकलेगा आपका फाइनल यहाँ से एक्स वाई जेड, वो कैसे निकलने लग जाएंगे आपके, एक्स जो वो एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट और टी की फॉर्म में आ जाएगा। ऐसे ये भी एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट और टी की फॉर्म में, ऐसे ये भी, क्योंकि भी उन पर डिपेंड होने लग गया। जैसे क्वेश्चन करके देखते हैं उससे ज्यादा क्लियर होगा आपको। अभी जो हमने क्वेश्चन किया था उसी क्वेश्चन को ले लेते हैं, उसमें पाथ लाइन भी निकालनी थी। जो क्वेश्चन हमने किया है, फाइंड द स्ट्रीम लाइन एंड पाथ लाइन, दोनों बोला था उसके अंदर। अब एक बात बताओ, क्या इसके अंदर स्ट्रीम लाइन और पाथ लाइन सेम आएगी, क्या लग रहा है क्वेश्चन को देख के। क्वेश्चन क्या था आपका, u इज इक्वल टू एक्स बाय वन प्लस टी, v इज इक्वल टू वाई, जेड w इज इक्वल टू जीरो, ये क्वेश्चन था। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको स्टडी मोशन दिख रहा है या अनस्टडी मोशन दिख रहा है, क्या दिख रहा है। Unsteady. अनस्टेडी मोशन। ऑब्वियस है ना, ये टाइम पे डिपेंड हो गया, तो ये आ गया इसके अंदर, टाइम डिपेंडेंट है, अनस्टडी मोशन है, तो अलग तो आएगा आंसर स्ट्रीम लाइन और पाथ लाइन का। अब देखते हैं पाथ लाइन हम कैसे निकालते हैं। ये वाली इक्वेशन थी डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू यू, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू वी, डी जेड बाई डी टी इज इक्वल टू डब्ल्यू। रखो, पहले पहला रख लेते हैं, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू एक्स बाय वन प्लस टी। अब ये रख लिया, इधर भी रख लेते हैं, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू वाई और डी जेड बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो। ये तो सिंपल ही आ गया यहाँ से, डी जेड इज इक्वल टू जीरो, जेड इज इक्वल टू से C3 ले लिया हमने, पहले ही कांस्टेंट मैंने थर्ड वाला मान लिया। यहाँ से हम देखेंगे, अगर डी एक्स वाले एक तरफ कर लो एक्स, और डी टी वाला एक तरफ कर लिया हमने, ऐसे यहाँ से भी वाई वाला एक तरफ हो गया, डी टी वाला एक तरफ हो गया। इंटीग्रेट, सेपरेटिंग द वेरिएबल होते ही हम क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट, ताकि डी खत्म हो जाए। अब इंटीग्रेट करोगे क्या आएगा, लॉग एक्स लॉग ऑफ वन प्लस टी प्लस लॉग ऑफ C1, यहाँ क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ वाई टी प्लस लॉग C2 ले लो, क्योंकि यहाँ पे लॉग है, इजी रहेगा, कांस्टेंट लॉग चूज कर लिया हमने। अब यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, लॉग को कंबाइन करूंगी तो हो जाएगा प्रोडक्ट में, तो लॉग हट जाएगा, वन प्लस टी इंटू C1, यहाँ से ही आया आपका x जो आया है C1 इंटू वन प्लस टी। वाई यहाँ से क्या आएगा, इसको हम लॉग के टर्म में अगर लाना चाहते हैं तो ई और लॉग दोनों लेना पड़ेगा, ऐसे लिख सकते हैं। लॉग ऑफ ई टी लिखूंगी अगर मैं, तो उसका मीनिंग क्या है, टी ही तो है, लॉग से ई कैंसिल, टी ही बचेगा, ठीक है ना। ये ध्यान रखना बात, हमेशा लॉग और ई आपस में इनवर्स रहते हैं, ठीक है। जैसे साइन और साइन इनवर्स अगर हम बात करें, दोनों आपस में अगर हम इकट्ठे लगा दें एक साथ, ये log n की पावर n के फॉर्म में लिखा है हमने। अब लिखेंगे log ई टी इंटू C2, इकट्ठा हो जाएगा वे। अभी तो सिर्फ मैंने टी को ही लिखा था, log ऑफ ई टी, log से ई कैंसिल होके टी आ जाता है, ठीक है। यहां से क्या हो गया आपका, y इज इक्वल टू C2 इंटू ई टी, ये आ गया y के लिए, और z के लिए C3 आ ही चुका है। बट हमें यहाँ पे करना क्या था, हमारा जो काम था इनिशियल कंडीशन पुट करके C1 C2 C3 खत्म करना था, या तो अब इसमें इनिशियल कंडीशन तो आपको गिवन नहीं थी कि टाइम जीरो पे वो पॉइंट कहाँ पे, अगर आप क्वेश्चन में देखोगे कुछ भी नहीं गिवन है इनिशियल कंडीशन के बारे में, हमें ये नहीं पता। लेकिन पाथ लाइन में एक बात तो मैंने बोली थी आपको कि आप
एक काम कर सकते हैं यहाँ पे कि टी को एलिमिनेट करो, क्योंकि पाथ कभी भी हर टाइम पे हमें बताना है, तो टी का आना यहाँ पे कोई नहीं है रोल। पाथ निकाल रहे हैं, जब भी पाथ निकालते हैं टी का वहां पे नहीं होना चाहिए रोल, एक्स वाई जेड में ही इक्वेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम टी को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं? क्या मैं यहाँ से टी की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख दूं, या यहाँ से निकाल के यहाँ रख दूं तो टी खत्म नहीं हो जाएगा? टी तो इन दोनों में ही है ना, जेड में तो है ही नहीं। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे टी को खत्म करने के लिए, यहाँ पे हम यहाँ से टी की वैल्यू अगर निकालें तो एक्स बाय सी वन माइनस वन इज इक्वल टू टी, तो यहाँ पुट कर देते हैं ना, दोनों से ही रोल आ जाएगा, एक्स वाला वाई में आ जाएगा। ई की पावर टी है तो एक्स बाय सी वन माइनस वन। इन्होंने जो लिखा हुआ है ये दोनों इक्वेशन हमारी इकट्ठी क्या आ गई पाथ लाइन में, क्योंकि टी एलिमिनेट हो गया। कांस्टेंट एलिमिनेट हो सकते थे हमारे अगर हमारे पास इनिशियल कंडीशन होती तो इन्होंने जो लिखा हुआ है अनदर कांस्टेंट बी ले रखा है, इसको कांस्टेंट ए ले रखा है, और इसको कांस्टेंट इन्होंने सी ले रखा है। तो घबराना मत, आंसर आपका सेम ही आया, बस हमने C1 C2 C3 कांस्टेंट ले ली, इन्होंने ए बी सी लिए। ठीक है, तो ये आपकी क्या है रिक्वायर्ड पाथ लाइन। ठीक है, तो टी को एलिमिनेट जरूर करना है जब भी पाथ लाइन पे जाओगे। स्ट्रीम लाइन में टी को एक पर्टिकुलर टी नॉट पॉइंट पे दिखाना है और इसमें टी को एलिमिनेट करना है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं आपके जो आज आप ट्राई करके आएंगे, सिर्फ पाथ लाइन और स्ट्रीम लाइन निकालना। स्ट्रीक लाइन मैं सिखाऊंगी कैसे करना है, अभी स्ट्रीक लाइन का नहीं किया आज हमने, आज एक साथ कराऊंगी। अगर स्ट्रीक लाइन तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, दो ही करे सिर्फ, स्ट्रीम लाइन और पाथ लाइन अभी अच्छे से। स्ट्रीम लाइन आपने क्या सीखा उसके बारे में कि एट एन इंस्टेंट टी, एक किसी फिक्स टाइम पे आपने हर पार्टिकल को कहा कि जो उसकी मोशन रहेगी वो टेंजेंट के अलोंग रहेगी। ठीक है, मतलब Q क्रॉस डी आर इज इक्वल टू जीरो, वहां से इक्वेशन निकली डी एक्स बाई यू इज इक्वल टू डी वाई बाई वी इज इक्वल टू डी जेड बाई डब्ल्यू। फिर आप गए पाथ लाइन पे, पाथ लाइन में क्या हुआ है आपका कि हर टाइम पे एक पर्टिकुलर पार्टिकल की मोशन को आपने ऑब्जर्व किया है, उसके पाथ को देखा है, क्या पाथ था उसका, तो जो ट्रेस किया है पाथ, ट्रेस करने के लिए हम क्या करेंगे डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू क्यू। वहां से क्या निकल के आया u इज इक्वल टू, जो वेलोसिटी का पहला हो गया आपका, ठीक है ना, डी यू या डी एक्स बाई डी टी, ऐसे v इज इक्वल टू डी वाई बाई वी टी और w इज इक्वल टू डी जेड बाई डी टी, ये हो गया। तो यहाँ से आपका निकल आई पाथ लाइन। हमने बताया कब पाथ लाइन स्ट्रीम लाइन सेम हो सकती है, जब टाइम इंडिपेंडेंट हो, क्वेश्चन में टाइम ना हो। अगर टाइम नहीं है तो आपको तीनों ही नहीं निकालने के नीड, पाथ लाइन स्ट्रीम लाइन स्ट्रीक लाइन सिर्फ एक ही निकालो, तीनों सेम रहेंगी। स्ट्रीक लाइन भी वन सेम रहेगी जब टाइम इंडिपेंडेंट की हम बात करेंगे। ठीक है, और जहां तक बात है यहाँ पे आपके पास कुछ रिमार्क्स हैं इसमें, उसको और देख लेते हैं आज। ये कह रहा है कि अगर आपको ऑब्जर्व करनी है एक एल्यूमिनियम डस्ट लो लिक्विड के अंदर, उसको सस्पेंड कर दो, उसको मतलब हैंग कर दो एक तरीके से लिक्विड के अंदर, एक एल्यूमिनियम का डस्ट। देखो ये है तो वैसे केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल, पॉसिबल तो नहीं आपके लिए करना, लेकिन करके देखो कि एक्चुअली में क्या होगा कि जो आपके स्ट्रीम लाइंस हम बनाएंगे किसी भी क्लोज कर्व पे, मान लीजिए क्लोज कर्व है कोई भी, पहले तो मैंने एक सिंगल से कर्व ली थी ऐसे, और उस पर मैं स्ट्रीम लाइन बना रही थी तो इस तरीके से टेंजेंट के लॉन्ग आ रही थी, और अगर इन्फिनिटली पास ले रही थी, उनको स्मॉल ले रहे थे हम डिस्टेंस को, तो स्ट्रेट लाइन बन रही थी। अब हम कह रहे हैं मैं क्लोज कर्व के अलोंग अगर स्ट्रीम लाइन ले लूं, ठीक है, तो अगर मैंने क्लोज कर्व के अलोंग स्ट्रीम लाइन ली तो टेंजेंट कुछ ऐसे ऐसे बनने लग जाएंगी। करेंगे 3D के अंदर तो वो कुछ ये देखेंगे आपके जो इन्होंने बना रखे हैं, ऐसे इधर से बाहर की तरफ जाएंगी। ठीक है, तो जो ये लाइंस बन रहे हैं क्लोज कर्व के ऊपर, जब हम क्लोज्ड कर्व के लिए स्ट्रीम लाइंस बनाते हैं ना, तो उसको हम नाम दे देते हैं किसका, ये क्या बन गई है, स्ट्रीम ट्यूब। स्ट्रीम ट्यूब, तो स्ट्रीम ट्यूब क्या होती है आपकी कि जब आप क्लोज्ड कर्व पे स्ट्रीम लाइंस बना रहे हैं। ठीक है, और जो आपने स्ट्रीम ट्यूब बनाई कहीं ना कहीं आपको सिलेंड्रिकल की शेप में लग रही होगी, सर्कल, देन उस पे ऐसे ऐसे लाइंस आ रही है तो सिलेंड्रिकल शेप जा रही है कहीं ना कहीं। तो सिलेंड्रिकल शेप का अगर मैं एक सेक्शन कट कर लूं, स्मॉल सेक्शन, तो क्या निकल के आएगा, सिलेंडर को अगर आप कट करोगे उसमें से एक स्मॉल सेक्शन निकाल लोगे 2D वाला, तो क्या निकलता है, सर्कल।
ठीक है ना। तो जब आप स्मॉल सेक्शन इसका कट करोगे तो उसको हम किसका नाम देंगे यहाँ पे, स्ट्रीम फिलामेंट का। ठीक है, तो कुछ डेफिनेशंस है 2 मार्क्स के लिए कह सकते हैं। स्ट्रीम ट्यूब क्या होती है आपकी, जब आप क्लोज कर्व के लॉन्ग स्ट्रीम लाइन बनाते हैं, और जब आप उसी स्ट्रीम ट्यूब का एक क्रॉस सेक्शन ले लेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रीम फिलामेंट बोलेंगे। ठीक है, अब क्योंकि आपकी वेलोसिटी हमेशा स्ट्रीम जो आपने लाइंस बनाई है हमेशा उसके अलोंग है, तो अगर मैंने वेलोसिटी परपेंडिकुलर की बात कर ली तो परपेंडिकुलर के अलोंग तो होगी ही नहीं। अगर मैं सिंपल सी बात करूं, अगर वेलोसिटी आपकी सिर्फ अलोंग है सारी, तो क्या परपेंडिकुलर में कुछ होगा, नहीं होगा। तो हम यहाँ पे यही कह रहे हैं, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट राइट एंगल टू द स्ट्रीम लाइन इज ऑलवेज जीरो। अगर आप कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी स्ट्रीम लाइन मतलब जो टेंजेंट बनाई है, अगर उनकी डॉट प्रोडक्ट देखोगे हमेशा क्या होगी, एक तरीके से हम जीरो बाय थ्योरी कह सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट है, सीधा मैंने लिख दिया क्यू डॉट डी आर जीरो। वैसे तो आप लैंग्वेज में लिखो ज्यादा बेटर है। लैंग्वेज क्या कह रही है आपको, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट राइट एंगल टू द स्ट्रीम लाइन इज ऑलवेज जीरो। ये क्या शो कर रहा है कि स्ट्रीम लाइन के अक्रॉस कोई फ्लो ही नहीं है, क्योंकि नॉर्मल से ही तो फ्लो दिखाते हो आप। अब आपने कहा नॉर्मल के लॉन्ग कोई कंपोनेंट नहीं, तो इट मीन स्ट्रीम लाइन के लॉन्ग कोई फ्लो नहीं है। तो अगर आप कोई भी बाउंड्री ले रहे हो जो फ्लो ही नहीं है उसमें, तो आप रिजिड बाउंड्री भी ले सकते हो, ये कहना चाह है इसके अंदर। ठीक है, जब आप स्ट्रीम ट्यूब लोगे तो स्ट्रीम ट्यूब की बाउंड्री को आप एक रिजिड बाउंड्री से भी रिप्लेस कर सकते हो, क्योंकि फ्लो है ही नहीं तो फ्लो में कुछ अफेक्ट होगा ही नहीं। तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मास का प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है जो हम फिजिक्स में पढ़ते थे, कि अगर हम कह सकते हैं कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, जितना अंदर अंदर रहेगा जितना बाहर है बाहर ही रहेगा, क्योंकि पास करने के लिए कोई बाउंड्री नहीं है, कोई फ्लो ही नहीं है स्ट्रीमलाइन के अंदर। तो एक जर्नल थ्योरी है ये जो रिमार्क्स है, आप इनको स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि है तो पेपर में नहीं आते ये चीजें, लेकिन जैसे आपकी नॉलेज के लिए कि स्ट्रीम लाइन से और आगे हम क्या क्या चीजें इवेल्युएट कर सकते हैं, क्या क्या हम उससे मतलब एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्या क्या बनेगा। ठीक है, तो उसके लिए तो आज ये पढ़ के आइए, जिसको जहां पे भी दिक्कत लगे वो पूछना। कल हम स्ट्रीक लाइन पे काम करेंगे। ठीक है, स्ट्रीक लाइन आपका डिफरेंट है इन दोनों से, तो आज जो क्वेश्चंस है वो आप जरूर ट्राई करना। एक टॉपिक वेलोसिटी पोटेंशियल और रह गया। कई क्वेश्चन में क्या होता है, वेलोसिटी पोटेंशियल दे रखा होता है फाई, फिर उससे आपको पहले वेलोसिटी निकालनी पड़ती है क्यू, फिर आप आगे काम करते हो, क्योंकि स्ट्रीमलाइन और पाथ लाइन में क्यू का यूज हो रहा है। देखा जाएगा स्ट्रीमलाइन और पाथ लाइन में किसका यूज हो रहा है, क्यू का, दोनों में यूवी डब्ल्यू चाहिए हमें दोनों में। लेकिन क्वेश्चन में आपको दे देता है वेलोसिटी पोटेंशियल, जो भी वर्ड आपको पता ही नहीं है। तो कल हम इसको भी पढ़ेंगे ताकि क्वेश्चंस आप और अच्छे से डील कर पाए। तो जिन जिन क्वेश्चन में क्यू दे रखा है उन क्वेश्चन को आपने सॉल्व करके आना। अगर हम देखें तो पहले क्वेश्चन में फाई दे रखा है, क्यू नहीं दे रखा, फाई से क्यू निकालना पड़ेगा। तो एक बार जो मैंने आपको नोट्स दे रखे हैं उसी से मैं बता देती हूँ कौन कौन से क्वेश्चन आज आपको ट्राई करने हैं। सब ओपन कर लो भाई अपने अपने नोट्स वो वाले। देखो एक तो ये एग्जांपल दे रखा आपको, सेकंड ही है, इफ द स्पीड ऑफ फ्लूइड इज एवरीवेयर द सेम शो दैट द स्ट्रीमलाइन आर स्ट्रेट। स्पीड ऑफ फ्लूइड इज एवरीवेयर सेम का मीनिंग क्या हो गया यहाँ पे, स्पीड सेम मतलब क्यू जो है कांस्टेंट होगा, क्यू कांस्टेंट मतलब यूवी डब्ल्यू भी कांस्टेंट जो उसके कंपोनेंट होंगे। तो यहाँ पे आपको यूवी डब्ल्यू आप लेके चल सकते हैं C1 C2 C3, ये तो यूवी डब्ल्यू ही लेके चला है ना, तो ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो रहे हैं यहाँ पे। कांस्टेंट है तो इजीली इंटीग्रेट हो पाएगा, डायरेक्ट इंटीग्रेशन होगा है ना, तो ये कांस्टेंट ट्रीट कर लेना। यूवी डब्ल्यू को यहाँ पे आप चाहे ए बी सी ले लेना, कांस्टेंट है। नेक्स्ट जो है आपका इसके बाद एक तो ये करना है आपने, एक नेक्स्ट भी करना है, फॉर अ 2 डायमेंशनल फ्लो u इज इक्वल टू ई की एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई, v इज इक्वल टू माइनस ई की एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन। ये करके आना, और आप देख सकते हैं एक ऐसा फ्लो है, स्टडी है अनस्टडी है, स्टडी है मैम। टाइम का रोल नहीं है तो स्टडी हो गया, मतलब यहाँ पे पाथ लाइन भी सेम ही आने वाली है, आपको निकालने की नीड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल मैंने कराई दिया, जो क्वेश्चन है u इज इक्वल टू एक्स बाय 1 प्लस टी, ये हो गया हमारा डिस्कस। इससे नेक्स्ट भी करके आना है आपको, x बाय 1 प्लस ए टी, वाई बाय 1 प्लस बी टी। ये इन्होंने सॉल्व नहीं कर सकता, लेकिन आप सॉल्व करके दिखाना, आंसर दे रखा है इन्होंने सिर्फ, जिसका ना हो मुझसे सोल्यूशन ले लेना, लेकिन ट्राई जरूर करना।
ठीक है, तो यहाँ तक ही करो। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, वो मैं खुद कराऊंगी। जो LL0 वाला है ना आपका, u इज इक्वल टू एक्स बाई टी नॉट 1 प्लस टी बाई टी नॉट, टफ क्वेश्चन है वाला, ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन, कल हम इसको देखेंगे। ठीक है, इतना ही करके आओ अभी, फिर इसके बाद आगे वाले क्वेश्चन जो रह गया एक दो वो करेंगे। ठीक है, तो कल हम इस पोर्शन को एंड करने वाले हैं। अभी फर्स्ट पोर्शन तो एंड नहीं हुआ, अभी और भी है इसके अंदर थोड़ा सा। ठीक, लेकिन इतना करके आओ जितना हुआ है। क्वेश्चंस आपके होंगे, नहीं हुआ तो पूछना कल आते ही पहले। किसी को कुछ पूछना है? दीदी बस कल वाली रिकॉर्डिंग एक बार दे दो। अच्छा, वो रहेगा ही क्या? ठीक है, मैं शेयर कर देती हूँ रिकॉर्डिंग।